लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को फिर से देखा था और लास्ट में हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था और हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हमने आपको बता दिया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कब बैलेंस बोलेंगे। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन डिराइव कर दिया था जो कि आपके एग्जाम में भी डिराइव करने को आता है। और हमने आपको एक टेस्ट के लिए पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था, लेक्चर नंबर 7 में, जो बोर्ड पे बना हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार हम आपके लिए, जो लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। 2 बैटरी और 2 रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था और पॉइंट M और पॉइंट N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत किरचॉफ्स लॉ अगर यूज़ करना ठीक से जानते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको सबसे पहले इस सर्किट में करंट डिटरमाइन करना होगा। तो करंट जब कभी भी निकालना हो तो आप अपने मन से किसी भी एक सेल को चुनिए और वहाँ से करंट को भेज दीजिए। जैसे हमने कहा, मान लो हमने इस 5 वोल्ट के बैटरी से करंट I को भेजा। करंट जो कि पॉजिटिव एंड से निकलता है, बड़े वाले टर्मिनल से निकलेगा और ये I करंट होता हुआ इस तरफ से वापस इस बैटरी के पास आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, जहाँ जहाँ आपका एलिमेंट चेंज हो रहा है वहाँ नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए इस जगह का नाम हमारा A है और इस जगह का नाम हमारा B है, ठीक है। अब मेरे पास में देखो तो एक क्लोज लूप है। इन क्लोज्ड लूप, कौन सा क्लोज लूप है हमारे पास में? MAN ये है ना क्लोज लूप। तो इसमें अब हम लोग लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन क्लोज लूप MANB समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0। यही तो किरचॉफ्स का लूप लॉ है, सेकंड लॉ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग M से कहाँ जाना है? A पे। तो VM माइनस VA। तो अब सभी लोगों को पता होगा जब हम M से A पे जाएंगे हमें एक बैटरी मिलेगा और हम माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो बैटरी का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट EMF, उसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। अब A से कहाँ जाओगे? VA माइनस VN। तो आपको एक रेसिस्टेंस मिलेगा। ओम्स लॉ लगाइएगा। देखिए हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी A से N जा रहा, तो हम IR लिखेंगे। IR रेसिस्टेंस कितना है? R की जगह पर 10 यानी कि 10I लिख दीजिए इसको। और ये किस में होगा? वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप VN माइनस VB लिखिए। तो जब N से B जाइएगा तो आपका रेसिस्टेंस 20 है, करंट I है, फिर से वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि आप करंट के ही डायरेक्शन में हैं। फिर B से कहाँ जाइए? M। तो जब आप B से M जाइएगा, एक बैटरी मिला और बैटरी को आपने पॉजिटिव से क्रॉस किया। पिछली बार पहले माइनस फिर प्लस मिला था तो -5। इस बार जब हम B से M गए, पहले प्लस मिला तब माइनस, तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस का 2। 5 में से 2 जाएगा 3। देखो ये सबका सब कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना बचा? -3। 20I और 10I यानी कि प्लस का 30I। तो यहाँ से आपका करंट डिटरमिन हो जाएगा 3/30 यानी कि 0.1 एम्पियर। और करंट का वैल्यू पॉजिटिव में आया है। ध्यान देना, यहाँ पे करंट क्या आया? पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में आता और पॉजिटिव में आया उसका डिफरेंस, उसका मतलब ये है पॉजिटिव में आया तो हमने माना है कि करंट इस सर्किट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे A से N, N से B, B से M। तो मेरा माना हुआ डायरेक्शन सही। अगर नेगेटिव आता आंसर यही आता। अगर नेगेटिव में आ जाता करंट का डायरेक्शन हम क्या कर देते? उल्टा कर देते। वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है, आंसर आपका सही है। अब हमें जानना है पॉइंट M से पॉइंट N तक का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब कभी भी ऐसे सवाल में कोई 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को आए तो फॉर्मूला मेथड यही है, लेकिन लूप ओपन है। M और N एक क्लोज लूप तो है नहीं, तो हम M से चलेंगे और N तक जाकर रुक जाएंगे। देखिए कैसे, M से हम स्टार्ट करते हैं। VM माइनस, चलो जैसे जाने का मन है, M से A होते हुए N पहुँचो, चाहे M से B होते हुए N पहुँचो। तो लाइव क्लास में हम M से A होते हुए N गए थे, तो हम इस दफ़ा M से B होते हुए N जाते हैं, उल्टा जाते हैं। चलिए M से कहाँ जाते हैं? B पर। तो देखिए तो जरा, M से आप जाइएगा B पर, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव यानी कि माइनस का 2 वोल्ट। अब जाइए B से N, B पॉइंट से कहाँ जाइए? N। तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस करंट कितना? I। और रेसिस्टेंस कितना है भाई? 20 ओम। रेसिस्टेंस कितना है इसका? 20 ओम, यानी कि R की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। चलिए B से B हो गया कैंसिल, तो बचा क्या? VM माइनस VN। यही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट तो पहले से है, अब माइनस का I का वैल्यू है 0.1 इंटू 20, इतना वोल्ट। तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 2 और 2 4 वोल्ट। तो आंसर होगा -4 वोल्ट। तो किसी भी तरह से आइए, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आना है? -4 वोल्ट। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है।
ये टेस्ट का क्वेश्चन हमने दिया था, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बहुत लोगों ने ट्राई तो किया है, कुछ लोगों ने +4 वोल्ट निकाल दिया था, तो +4 वोल्ट नहीं होगा, -4 वोल्ट होगा, याद रखिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे एक नाम बताएंगे आज जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट दिया था, तो उसका नाम है सनी कुमार। इस लड़के ने सबसे पहले और एक्यूरेट आंसर दिया था। उसके अलावा जो भी आंसर्स आए थे या तो काफ़ी लेट में आए या फिर कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ थी। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन चूँकि हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और जो भी कमी थी हम बता चुके हैं, तो हम आज एक नया क्वेश्चन देंगे। उसमें फिर अगर आप अच्छा आंसर दीजिएगा तो हम सभी लोगों के नाम अनाउंस करेंगे। अभी फ़िलहाल एक ही नाम है जो सबसे पहले आया था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पे आज बेसिकली बहुत सारा टाइप दिखाएंगे, किस किस तरह का व्हीटस्टोन सर्किट आपके एग्जाम में हो सकता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। देखिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल आता ही है, हमेशा आता रहा है, इसलिए थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझेंगे। कभी कभी कुछ ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा जो देखने में तो बैलेंस लगेगा, लेकिन जब उस पर कंडीशन अप्लाई कीजिएगा तो वो अनबैलेंस्ड आ जाएगा। तो वैसे सवालों को भी हम आज करेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लीजिए, देखो सवाल जो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का वो कुछ ऐसा रहेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस between point x and y and also हम दोनों सवाल एक ही में लेते हैं। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच, और हर ब्रांच से हमें करंट भी कैलकुलेट करना है। देखिए डायग्राम हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है वो x है और ये पॉइंट जो हमारा है वो y है, और यहीं से हमारा एक बैटरी लगा हुआ है। उस बैटरी का अपना कुछ ईएमएफ होगा, हो सकता है सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो। ठीक है, ये पॉइंट मान लो कि A और ये पॉइंट मान लो कि B, और यहाँ पे है 30 ओम और यहाँ पे है 90 वोल्ट का बैटरी, और A और B के बीच में जो हमारा रेसिस्टेंस है कुछ होगा। रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं, चलिए इसको कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 50 ओम। देखिए ये एक सवाल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, हमने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सारे के सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, डायग्राम भी आपके सामने है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो x और y के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और दूसरी बात हमें कैलकुलेट करनी है हर ब्रांच से जाने वाला करंट। तो देखिए सबसे पहले तो चेक कीजिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंस्ड के लिए हमने क्या कहा था, मान लीजिए ये हमारा जो रेसिस्टेंस है ये दैट इज़ R1, ये मान लो कि R2, ये मान लो कि R3 और ये मान लो कि R4। जब कभी भी बैलेंस का कंडीशन चेक करना हो तो एडजेसेंट साइड का रेशियो या तो R1 को R2 से डिवाइड करके देखो या R1 को R3 से, एडजेसेंट साइड का रेशियो। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बटा R4 होता है या नहीं। तो चेक कीजिए ज़रा, R1 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 15, उधर वैल्यू है 20, इधर वैल्यू है 30। ठीक है, तो आप इसको 10 और 15 कितना हो गया, 2/3, 10/20/30 कितना हो गया, 2/3। तो आंसर जो निकल कर आ रहा है वो क्या रहा, 2/3। इधर भी 2/3, इधर भी 2/3। इसका मतलब हम कह देंगे इट इज़ अ बैलेंस्ड
व्हीट स्टोन सर्किट या ब्रिज, जो भी कहना है आप कह दीजिए। यानी एक बात तो क्लियर हो गया, R1/R2 और R3/R4 का रेशियो बराबर है, मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट है। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट है तो हमने बताया था कि किसी भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट के डायगोनल पार्ट में, यानी इस AB पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके एग्जाम में व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस अगर आ जाए, तो याद रखिए कि इस पार्ट में देयर विल बी नो करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी ये जो AB में जो भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसको लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी लगा रहे इसमें कोई भी करंट जाने वाला अब नहीं है। इस बात को यहाँ लिख दीजिएगा, देयर विल बी नो करंट इन डायगोनल AB डायगोनल में कोई भी करंट हमारा जाने वाला यहाँ से अब नहीं है। यानी जो भी करंट जाएगा वो X से A होता हुआ X से Y की ओर चला जाएगा। देखिए, अगर ये X है तो ये पॉइंट भी X होगा, और ये Y है तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, Y होगा। और मान लो कि यहाँ से करंट चला I, हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट लेते हैं I। अब ये करंट I चलता हुआ X पॉइंट पे पहुँचेगा जब, तो जाने के लिए दो पाथ है, एक X से B की तरफ और X से A की तरफ। तो मान लिया कि इधर हमारा करंट गया, दैट इज़ I1, और इधर जाएगा I-I1, या मान लो I2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर I1 और इधर I2। देखो इसलिए मान लेता कि ये इजी है सवाल। अब जब तुम A पे जाओगे तो जाने के लिए कितना रास्ता है, 2 रास्ता है, एक तो Y की तरफ और एक B की तरफ। लेकिन चूंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, देयर विल बी नो करंट इन द डायगोनल पार्ट। तो जो भी I1 X से A की ओर आया है, वो सब का सब I1 A से किधर चला जाएगा, Y की ओर। A से B में कोई भी करंट जाने वाला नहीं है। उसी तरीके से I2 जब B पे पहुंचेगा तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। सारा का सारा I2 किधर चला जाएगा, Y की तरफ, और I1 और I2 फिर से Y पे जाके जुड़ जाएगा, और फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, I। यानी इस बैटरी में I करंट हमारा क्या हो जाएगा वापस। तो हमें पता ये चला कि R1 और R2 में सेम करंट गया, R1 और R3 में सेम करंट, R2 और R4 में सेम करंट। ऐसे भी जब कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में करंट क्या जाएगा, सेम। अलग अलग तो होगा, अपर पार्ट में अलग होगा, लोअर पार्ट, लेकिन ऊपर के 2 रेसिस्टेंस में, नीचे के ऊपर के 2 रेसिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। I1 गया है, नीचे वाले में भी क्या जाएगा, सेम, यानी कि I2 जाएगा। जब करंट सेम जाता है तो उसको हम किस में ले लेते हैं, सीरीज़ में। यानी अब हम इसका एक नया डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। उससे पहले आप एक काम कर लो, ये जो भी हमने कंडीशन यहाँ पे लिखा है इसको आप नोट करो। इस कंडीशन को आप लोग नोट कर लीजिए, R1/R2 ये जो भी है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, इस पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी आपने लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो अपने रिवाइंड करके उसको फिर से देख करके लिख लीजिएगा। देखिए, अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। हमें 2 चीज़ निकालना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है और हमें क्या निकालना है, करंट। तो देखिए, इस सर्किट अब हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको छोटा करके अब सॉल्व करते हैं। देखो, ये इसका कोई काम है नहीं, तो AB वाला रेसिस्टेंस हटा दो तो तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ऊपर में हो गया R1 और R3, ऊपर में हो गया R1, इधर कौन हो गया, R3, और नीचे में कौन है, R2 और R4। जो भी वैल्यूज़ है उसको ला करके हम पुट करेंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बैटरी। जो बैटरी लगा हुआ है उसका कुछ वोल्टेज है, ये पॉइंट Y है और ये पॉइंट X है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इधर करंट गया है I1 और इधर करंट गया है I2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए इसको फिर से थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला दोनों का दोनों किस में है, सीरीज़ में, और नीचे का दोनों का दोनों कितना है, सीरीज़ में। तो ऊपर का इक्विवेलेंट सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ऊपर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R3। ऊपर वाले दोनों को जोड़ेंगे, इफेक्टिव निकलेगा। तो वैल्यू कितना है, R1 और R3 का 20 और 10 30, यानी ऊपर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम। नीचे में भी देखो क्या होगा, नीचे में R2 प्लस R4, यानी कितना हो जाएगा, 15 और 30 45 ओम। और ये पॉइंट हमारा, अब आप X कह लीजिए और इस पॉइंट को आप Y कह लीजिए, और यहाँ से एक बैटरी आपका लगा हुआ है।
बस डायग्राम बना बना के सॉल्व करते जाइए और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ऐसे दिखने में लगेगा। अब देखो ऊपर का R1 R3 और R2 R4 ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सॉल्व हो चुका। अब जो बचा वो पैरेलल में है, क्लियरली दिख रहा है R1 R3 पैरेलल में है R2 R4 के साथ। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होगा, ऊपर का 10 और नीचे का 45, किसमें है, पैरेलल में। तो 1/10 प्लस 1/45, 10 नहीं, R1 प्लस R3 है ना, 10 अब 30, 1/30 अब प्लस 1/45। सॉल्व करोगे एलसीएम हो जाएगा 90, ऊपर में हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यानी हो गया 5/90। दैट इज R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/18, 18 ओम। यानी इस पूरे सर्किट का X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 18 ओम। तो जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका 18 ओम हो गया तो देखिए हम इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। देखिए फिर से इसका डायग्राम हम बना देते हैं इसके नीचे। ये पूरा सर्किट जो है वो कितने से रिप्लेस हो जाएगा, समझना यहाँ पर, वो रिप्लेस हो जाएगा 18 ओम से, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है 90 वोल्ट का। तो अब देखिए तो ये 90 वोल्ट का बैटरी पूरे सर्किट को कितना करंट सप्लाई करेगा। सो करंट I बराबर, करंट का फॉर्मूला होता है V बटा R, V अब बटा में R क्या, R इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का ले रहे हैं। तो V कितना है 90 अब बटा में 18, तो 18 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो ये करंट कितना सप्लाई करेगा, 5 एम्पियर। चलिए बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया, 5 एम्पियर, क्योंकि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो चुका है, 18 ओम। 90 वोल्ट का बैटरी लगा है, करंट बराबर वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस है ना, 90/18, यानी कि 5 एम्पियर करंट ये बैटरी यहाँ से देगा, जो X पे जाके दो हिस्सों में बढ़ गया, I1 में और I2 में। अभी हमको I1 और I2 निकालना बाकी है, तो फटाफट ये पोर्शन आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं कैसे निकलेगा I1 और I2। देखिए आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, इस साइड वाले को, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखो यहाँ पे बताते हैं कैसे आप I1 और I2 को करोगे कैलकुलेट। देखो बहुत इजी है, जितना हम समझा के बना रहे हैं आपको उतना टाइम लगेगा नहीं, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिखने लगेगा कहाँ पे क्या आएगा। चलिए करंट याद रखिएगा 5 एम्पियर, हम यहाँ बना देते हैं डायग्राम में। करंट इस सेल ने दिया है 5 एम्पियर, जो जाकर दो हिस्सों में, देखो अभी सर्किट को हम थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। R1 और R3 किस में है भाई, R1 और R3 सीरीज में। नीचे में कौन सीरीज में, तो हम इसको थोड़ा ऐसे भी बना ही सकते हैं, क्योंकि डायगोनल वाला पार्ट तो हट गया। R2 और R4, देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सर्किट दिया हुआ रहेगा, ऐसा ना बना करके ऐसा बना हुआ रहता है। कभी कभी हम लोग गलतफहमी हो जाती है कि वीट स्टोन ब्रिज तो ऐसा होता है भाई, ऐसा कैसे दे दिया। तो समझना है वीट स्टोन ब्रिज कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी दे देगा तो चलेगा, लेकिन इस बीच में बैलेंस है तो यहाँ कोई करंट गया नहीं, इसी वजह से इस रेसिस्टेंस को हमने कर दिया एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ पे एक बैटरी है लगा हुआ, कितना वोल्ट का है, 90 वोल्ट का। करंट कितना चला है यहाँ से, 5 एम्पियर। जाने के लिए दो रास्ता, इधर गया है I1, इधर गया है I2। देखिए जितना वोल्टेज, जितना ये पॉइंट Y और ये पॉइंट X, देखिए ऊपर वाला R1 R3 पैरेलल में है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 R3 का होगा उतना ही R2 R4 का होगा, उतना ही इस बैटरी का होगा। यानी कि जितना वोल्टेज इस बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज R1 से लेकर कहाँ तक होगा, R3 तक का। क्योंकि देखो R1 R3 का भी राइट और लेफ्ट एक्स वाई पे, अब बैटरी का भी राइट और लेफ्ट एक्स वाई पे, तो R1 और R3 दोनों का मिला करके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। तो R1 और R3 का नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R3। तो I1 करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अब बटा में रेसिस्टेंस। तो ऊपर में रेसिस्टेंस I1 किस में गया है, R1 में और R3 में, तो R1 R3 को जोड़ दीजिए। वोल्टेज कितना है 90, R1 का वैल्यू कितना 10 और वो कितना 20, यानी कि 3 एम्पियर। तो जब I1 3 एम्पियर है तो I2 सीधी सी बात है, टोटल 5 में से 3 गया तो 2, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं I2 बराबर, नीचे में कौन कौन है R2 और R4, तो वोल्टेज तो वही भी है,
R2/R4 वोल्टेज हो गया 90, और इसका वैल्यू कितना हो गया 15 + 30, दैट इज़ 45/2 यानी कि 2 एम्पियर। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दो पार्ट हमने आपको कैलकुलेट करने को बताया। ऐसे ही आपको व्हीटस्टोन से डील करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऊपर जैसे ही ये हटेगा ये दोनों सीरीज़ में आएगा और ये दोनों सीरीज़ में आएगा, और ऊपर का 2 और नीचे का 2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएगा। इस वजह से जितना वोल्टेज वाला बैटरी आप वहाँ पे लगाओगे वही पोटेंशियल डिफरेंस उनका भी हो जाएगा, ऊपर और नीचे हाफ का। इस तरीके से आप दोनों ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छे से नोट करिए। हम आपको एक अलग टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे दिखाते हैं, किस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज का और भी फिगर हो सकता है। देखिए, हमने यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है। अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा, फिगर देखा, उसको हम लोगों ने कैसे ऑपरेट करना था वो सीखा। अब देखिए, ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का तीनों सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने लिख रखा है कैलकुलेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। तीनों केस में निकालना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में। और हमने यहाँ लिख रखा है कि ये आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों का तीनों है व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन है, बैलेंस्ड है, लेकिन चूंकि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में देखने का आदत है, तो हम इसको उस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद का काम वो आपका होगा। हम सिर्फ सिखाते हैं कैसे चेंज करेंगे और कैसे इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस तक पहुंचते हैं। चलिए पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे। देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि इस बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा। अब देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, देखो इसको कैसे चेंज करते हैं व्हीटस्टोन में, बस अच्छे से समझना है। क्योंकि आपको व्हीटस्टोन जब तक चेंज करने नहीं आएगा तो फिर आप उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ये जो बीच वाला डायगोनल, यही जो बीच वाला है ना, इसी को हम बनाते हैं डायगोनल। देखिए, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, और सी से हमने एक डायगोनल बनाया किधर, डी। ओके, हम बहुत ईजिली कर रहे हैं, बहुत आसान से, ताकि आपको अच्छे समझ में। अब देखिए, ए और डी के बीच में 5 ओम, देखो ऊपर में ए और डी तक जाओगे तो 5 ओम, ए से डी जाते हैं तो कितना ओम, 5 ओम, ये तो 15 ओम है। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और ए से सी अगर जाते हैं, ए से सी तो 2 ओम, ए से सी जाओगे तो कितना ओम, 2 ओम। अब देखो, सी से बी जाओ 4 ओम। जो डायग्राम बस उसी को हम उतार रहे हैं, और एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम अगर 1 मार्क्स में आएगा तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप देख के तो समझ जाओगे कि इसका कहानी क्या होना चाहिए। डी और बी के बीच में 10 ओम, ठीक है। तो ये जैसे जो ऊपर में आपको दिख रहा था लाइन टाइप का सर्किट, वो देखो तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ही आप देखते हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। अब जरा इसका रेशियो चेक करते हैं, तो रेशियो चेक कीजिए 2/4, ऐसे चेक कीजिए साइड से। तो 2/4 विल मस्ट बी इक्वल्स टू 5/10, बराबर तो है ही। आंसर कितना है भाई, 1/2। 2/4 करें और 5/10, तो जब हमने इन दोनों को चेक किया साइड का रेशियो तो वो बराबर आया। इसका मतलब ये कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मतलब डायगोनल पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगा। जैसे ही बैलेंस हो जाए, डायगोनल वाले में करंट क्या हो गया, 0। और जैसे ही डायगोनल वाले में करंट 0, मतलब ऊपर वाला दोनों सीरीज में और नीचे वाला दोनों किस में, सीरीज में। तो जो नया डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 और 4 किस में आ गया, सीरीज में। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। देखो ऐसा हो जाएगा 6 ओम, और 5 और 10 फिर से सीरीज में, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 और 10 15 ओम। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब देखो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में से सॉल्व कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। 1/6 + 1/15, यानी आपका जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/6 + 1/15, यानी कितना हो गया 90, और ऊपर में हो गया 15 + 6, यानी कि आंसर जो है वो आ गया 21/90। इसको पलट दोगे वही आपका ओम में क्या जाएगा, आंसर, यानी इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा 90/21 ओम, दैट इज आंसर। तो देखो, आंसर तक तो खैर आप खुद भी जा सकते हैं, बस आपको समझाना ये था कि कैसे हम इसको व्हीटस्टोन में चेंज करते हैं। चलिए, अब वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, ये भी व्हीटस्टोन है, ये तो दिख रहा होगा आपको। देखो, ए और सी, सी और बी, ए और डी, डी और बी, तो डायगोनल कौन हो गया, सी डी। इस केस में डायगोनल कौन है हमारा, सी डी। इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा साइड का रेशियो चेक कीजिए तो बराबर है कि नहीं, 10/10 1,
10/10, अब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 10/10 1, 10/10 कितना हो गया 1, या फिर ऐसे कीजिए 10/10 1, 10/10 1, यानी कि आपको ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। डायगोनल पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 0। हम अलग अलग डायग्राम बना के आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये आदत न हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है। बहुत लोग ऐसा भी उनको लगता है कि व्हीटस्टोन अगर ऐसा है तो ही व्हीटस्टोन है, बाकी कोई सर्किट है तो वो व्हीटस्टोन नहीं है। ऐसा नहीं है, वो व्हीटस्टोन में चेंज हुआ। इसको भी चाहे तो वैसा बना सकते हैं, कुछ करना नहीं है। डी को थोड़ा नीचे खींच दोगे तो एक ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इस पार्ट में कोई करंट नहीं है। फिर से ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा देख लीजिए। देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होता है। 10 10 सीरीज में तो मतलब 20, यहाँ पे कितना ओम लगा दें 20 ओम। 10 10 सीरीज में क्योंकि इसमें तो कोई करंट गया नहीं है, फिर से क्या हो गया 20 ओम, और नीचे में 40 ओम। दिख रहा है ना बिल्कुल आपको, देखिए कितना हो गया भाई। तो ए और बी के बीच का शकल अब जो है इस शेप को हम ऐसा चेंज कर दिए। फाइनली अगर इन तीनों को अब देखो तो फाइनली तीनों पैरेलल में है, 1/20 + 1/20 + 1/r, तो दैट इज 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/20 + 1/20 + 1/40। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से 40, ठीक है, 2 + 2 + 1 यानी कि 1/8, यानी कि इस केस में R इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 8 ओम। यानी इस पूरे सर्किट को 8 ओम से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए सर्कल वाले में आइए ज़रा, ए और बी के बीच का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो तो ज़रा सी डी आपका डायगोनल है कि नहीं। देखो इसको हम चेंज करते हैं, व्हीटस्टोन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखना ज़रा, यहाँ पे देखिए सी डी को हम कह रहे हैं क्या डायगोनल है। देखो तो सीरीज में है, आर और आर कितना हो जाएगा 2r। देखो नया डायग्राम, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। आर और आर कितना हो गया 2r। देखो सी डी को हमने सीधा करके बना दिया, सीधा। तो सी डी से एक ए की तरफ पॉइंट गया है सी से, और एक बी की तरफ। तो सी से एक तरफ पॉइंट ए होगा और दूसरी तरफ पॉइंट बी होगा। चलिए सी से ए के बीच में आर है, ए से डी भी आर है, ए से डी से बी भी आर है, और सी से बी भी आर है। मतलब अब हर तरफ कितना कितना होगा, आर आर आर, और इधर भी कितना होना है, आर। देखिए तो ज़रा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। फिर से साइड का रेशियो जरा चेक कीजिए। तो R/R1, R/R1 यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस CD ग्रुप में कोई भी करंट नहीं जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं। इतना करने के बाद अगर मान लो सब्जेक्टिव सवाल है तो लिखना पड़ेगा हेंस इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सो देयर विल बी नो करंट इन पार्ट ऑफ CD या इन डायगोनल पार्ट CD। अब ऊपर वाला RR सीरीज में, नीचे वाला RR सीरीज में। तो जो नया सर्किट बनेगा सीरीज वाले का इक्विवेलेंट कैसे होता है, RR, यानी कि क्या हो गया 2R, और नीचे वाला भी RR कितना हो जाएगा, दैट इज 2R, और 2R और 2R अब किस में आ गया, पैरेलल में। तो 1/2R + 1/2R। फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फिर से कितना आ जाएगा, R। तो ये आपके लिए एक तरह से ट्रिक का भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, जब कभी भी यहाँ अगर इक्वल रेसिस्टेंस दिया हो, चारों आर्म पे अगर इक्वल रेसिस्टेंस लगा हो, हम ट्रिक बता देते हैं, डायरेक्ट काम करना एग्जाम में। यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R और यहाँ भी R, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। डायगोनल में कुछ भी लगा रहे करंट नहीं जाएगा। जब इसको टोटली तुम सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वही आएगा जो रेसिस्टेंस लगा हुआ होगा। अगर मान लो सब जगह 10 ओम होगा तो आंसर 10 आएगा, 20 रहेगा तो 20 आएगा। तो अब डायरेक्ट एग्जाम में 1 मार्क्स में देखना, सब जगह मान लो 5 ओम लिखा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वही होगा 5 ओम। आप डायरेक्ट टिक करके आंसर वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 3 सवाल हमने आपको 3 अलग अलग टाइप का बताया ताकि आपको देखने में क्लियर हो जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कैसे शक्लों में आपके सामने आ सकता है। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और आपको हम दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन इस साइड, दूसरा क्वेश्चन दूसरे साइड। दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सवाल जो हैं वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने लायक है। पहला वाला तो काफ़ी इजी सवाल है, दूसरे वाले में थोड़ा दिमाग भी लगाना है। पहला सवाल पहले कर लेते हैं, फिर उसको इरेज करेंगे, तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ x, मतलब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेसिस्टर।
अगर 5 ओम के रेसिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो अच्छे से आप सवाल देख लीजिए, आप खुद से एक बार सॉल्व करने की उसको कोशिश कीजिए और पहले अटेम्प्ट में सोचिए आपके दिमाग में क्या बात आता है। देखिए, पॉज करके आप कर सकते हैं सॉल्व। तो जो भी आंसर आया है आप अब जरा मैच कीजिए जो हमारा आंसर आएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना है अगर 5 ओम में कोई करंट नहीं जाता है। देखिए हमने कहा है व्हीटस्टोन सर्किट का कंडीशन है डायगोनल में कोई करंट नहीं जाएगा। तो हमने कहा था कि डायगोनल में करंट कब नहीं जाएगा, जब दोनों साइड के आर्म्स का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। पहली कंडीशन, चेक करने कंडीशन तो वही है। लेकिन अगर मान लो सवाल खुद ही कह दे कि डायगोनल में करंट नहीं जा रहा है तो वहाँ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अब थोड़ा उल्टा होकर सोचिए आप, है ना, थोड़ा सा उसको रिवर्स प्रोसेस में आप सोचिए कि अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 तो डायगोनल में करंट जीरो। तो अगर डायगोनल में करंट पहले ही जीरो है तो R1/R2 बराबर R3/R4 होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे ये जो है एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो यहाँ नीचे वाला ये जो पोर्शन, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ये डायगोनल हो गया, मान लो कि ये CD, तो CD डायगोनल हो गया और ये मान लो AB, है ना। तो ये अगर मान लो कि रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना होगा इट इज़ क्योंकि ज़ीरो कह रहा है, जब नो करंट कह दिया उसने डायगोनल में, तो इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो रेसिस्टेंस X, अगर इसको हम कहते R1, इसको हम कहते R2, इसको हम कहते R3 और इसको हम कहते R4, इसमें करंट क्या है, जीरो। ऊपर वाले से मतलब नहीं, एक्स्ट्रा डाटा दे उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि डाटा सब यूज़ ही हो जाता है, कुछ यूजलेस भी होता है। तो देखिए R1/R2, देखो अगर व्हीटस्टोन ऑलरेडी है तो ये बैलेंस होगा। तो R1 की जगह पर कौन है, X, और R2 की जगह पर कौन है, 18, विल मस्ट बी इक्वल्स टू R3 है 2 और R4 है 6। तो यहाँ से आप X को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 दूना 36 बटा में 6 यानी कि 6 ओम। क्लियर है बात। तो ज़्यादा कोई टेंशन इसमें है नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और अगला सवाल आपको बना कर देंगे। चलिए इस साइड का आपने नोट कर लिया होगा, कंडीशन आपको समझ में आ गई। ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। जब नो करंट ऑलरेडी डायगोनल में कह देगा तो हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज मान लेंगे, वहाँ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होकर करंट जीरो करते थे, इस केस में ऑलरेडी करंट जीरो है। अब थोड़ा उस सवाल पे चलते हैं। उस सवाल को आप लोग पढ़िए, तब तक पढ़िए और उसको भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा तो आप वीडियो को रोक कर उसको कोशिश करो कि सॉल्व करें। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। ऐसे देखने में तो लग नहीं रहा है, तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और कैसे हम चेंज करते हैं तो देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमने आप लोगों को पढ़ाया था इक्विपोटेंशियल मेथड और अब है एक व्हीटस्टोन मेथड। तो अब दोनों मेथड का ये क्या है, निचोड़ है। आपको थोड़ा इक्विपोटेंशियल मेथड भी इस सवाल को बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, देखो ये पॉइंट अगर A है, समझना है यहाँ पर, देखो हम रीडिंग से कर रहे हैं मार्क। ये अगर A है तो ये पॉइंट का नाम भी A होगा कि नहीं होगा। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A। क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो ये पॉइंट भी A होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं। ये पॉइंट भी A होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं। लेकिन क्या ये पॉइंट A होगा, क्या ये पॉइंट A होगा, नहीं, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेसिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेसिस्टेंस है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं कि ये पॉइंट है X। तो अगर ये X तो ये भी X होगा कि नहीं होगा, बोलो तो ज़रा। इक्विपोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही, क्योंकि दोनों के बीच में क्या शॉर्ट सर्किटेड लाइन है एक, तो X तो ये भी क्या होगा हमारा, X होगा। अब देखिए इधर से आइए, अगर ये B है, ऑब्वियस सी बात है ये भी B होगा, ये भी क्या होगा, B होगा, ये भी B होगा। अब तो किसी को कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है तो हम सेम नाम देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये भी B होगा, ये भी B होगा, तो नहीं। देखो यहाँ 20 ओम का रेसिस्टेंस है तो ये B नहीं होगा। अगर ये हमने X माना है तो इस दोनों को मान लेते हैं Y और Y। क्यों हमने सेम नाम दिया, फिर से समझ लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो हमने क्या मान दिया, B और Y और Y। ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे सामने में 4 पॉइंट है, A
एक्स वाई और बी। तो देखो हम उसको कैसे, इस सर्किट को देखो हम कैसे छोटा करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान दे करके देखिए कैसे ये सर्किट बिल्कुल आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखने लग जाएगा अभी आपको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ माना ए, देखो जब भी सवाल को चेंज करना तो कैसे करना, ए यहाँ मान लेना, ठीक है, एक्स यहाँ मान लेना, उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया क्या, वाई। तो देखिए तो ज़रा एक्स और वाई के बीच में कितना ओम है, 13 ओम। एक्स और वाई के बीच में है 13 ओम। और देखो एक चीज़ और तुम लोग सोच सकते हो कि हम इतना ईजिली कैसे इसको चेंज कर पा रहे हैं, तो चूंकि मेरा प्रैक्टिस इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप से हर बार कुछ उलट जाए या फिर कहीं फंस जाए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि कौन कहाँ पे चेंज होगा और किसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी। हम डायरेक्ट एक ही अटेम्प्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हम जानते हैं। आपको 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके सवाल को देखकर वहाँ पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। तो समझिएगा, देखिए अब जरा सोचिए तो ए और एक्स के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और एक्स के बीच में 2 रेसिस्टेंस है। ए और एक्स के बीच में ये भी 10 ओम है और ए और एक्स के बीच में यहाँ पे भी 10 ओम है। तो ए और एक्स के बीच में 2 रेसिस्टेंस है ना जी, ए और एक्स के बीच में 2 रेसिस्टेंस है। देखो हम कैसे बना रहे हैं, ये 10 ओम है, ठीक है, साथ ही साथ और भी एक 10 ओम है। क्लियर है बात। अब ज़रा बताइए ए और वाई के बीच में 5 ओम है, ए और वाई के बीच में कितना ओम है, 5 ओम है, ठीक है। अब देखिए जरा एक्स और बी के बीच में कितना कितना रेसिस्टेंस है, एक्स और बी के बीच में 10 ओम, ठीक है, एक्स और बी के बीच में 10 ओम है। वाई और बी के बीच में देखिए तो कितना कितना ओम है, तो वाई और बी के बीच में 20 ओम यहाँ भी है और वाई और बी के बीच में 20 ओम यहाँ भी है। मतलब वाई और बी के बीच में 2 बारी 20 ओम है, 20 ओम यहाँ पर भी है, 20 ओम। और चलिए देखिए ये ऊपर वाला सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपके नेमिंग करने के बाद। यहाँ तक में कोई भी डाउट होगा आप फ़ौरन मैसेज करके पूछिएगा, हम फिर से आपको बता देंगे, या फिर दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। अब ज़रा आप देखिए तो ज़रा ए और एक्स के बीच में 2 पैरेलल में रेसिस्टेंस है 10 ओम और 10 ओम, और वाई और बी के बीच में 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में है 20, जो दिख रहा है क्लियरली। पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 पैरेलल दिख रहा है, वहाँ 2 पैरेलल दिख रहा है, इन दोनों को पैरेलल में है। ये दोनों देखो हम ऐसे गोल सर्कल बना देते हैं, आप गोल सर्कल मत बनाइएगा, आपको समझाने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो देखिए तो यहाँ से हम नया फिगर डायग्राम नंबर यहाँ के बाद से, पहले ये फर्स्ट डायग्राम ये है आपका, सेकेंड डायग्राम ये है, अब थर्ड डायग्राम देखो हम फिर यहाँ बनाने जा रहे हैं। कैसे हम बना रहे हैं समझना, 10 और 10 किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/10 + 1/10। अब हम उतना लिखेंगे नहीं, तो 1/10 + 1/10 2/10, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/10 का आंसर आएगा 5। यानी 10 और 10 को 5 ओम से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी 10 और 10 ओम को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, 5 ओम से। किसके किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, और एक्स और वाई के बीच में तो ऑलरेडी 13 ओम है, और ए और वाई के बीच में ऑलरेडी 5 ओम है, ठीक है। एक साइड सॉल्व, उधर चलिए, इधर है 10 ओम, ये रहा 10 ओम। अब y और b के बीच में देखते हैं कितना है, तो y 20 और 20, तो 20 और 20 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/20 + 1/20 10 ही आएगा, 2/20। तो 1/r इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, उल्टा करोगे तो 10 आएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम। अब शायद आपको दिख रहा होगा तीनों डायग्राम बनने के बाद, इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है कि नहीं है, देख लो। साइड का रेशियो चेक करो, 5/5 आंसर कितना आएगा, 1। 10/10 कितना आएगा, 1। हेंस इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, सो देयर विल बी नो करेंट, किधर करेंट नहीं होगा, नो करेंट इन ब्रांच
एक्स वाई, ब्रांच एक्स वाई में कोई भी करंट आई क्या होगा, जीरो। अगर ब्रांच एक्स वाई में कोई भी करंट नहीं जाएगा तो जो नया शक्ल होगा, जो नया फिगर होगा, फिगर नंबर जो 4 बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा जी, कैसा बनना चाहिए, बनाइए तो ज़रा। इसको हटा सकते हैं ना एक्स वाई को, जब बैलेंस हो जाता है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है, तो ये डायगोनल वाला पार्ट आप हटा दीजिए। क्या बचेगा, 5 और 10, ऊपर में क्या बचा, 5 और 10 जो कि सीरीज़ में हो गया। इसके हटने के बाद ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 10 और 5 का इक्विवेलेंट 15 ओम। नीचे वाला भी किस में हो गया, सीरीज़ में, 5 और 10 15 ओम। पॉइंट्स का नाम बोल दीजिए, इधर ए है और इधर बी है। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट 1/15 प्लस 1/15 दैट इज़ 2/15। 2/15 का मतलब 7.5, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, 7.5 ओम। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यानी आप इस पूरे सर्किट को 7.5 ओम के रेसिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 7.5 ओम रेसिस्टर। जितना भी पॉसिबल हो पाया हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए, एग्जाम्पल दिए, आप खुद से खोजिएगा। और हमने आपको कहा भी है कि हम भी आपको कुछ क्वेश्चन सर्किट से रिलेटेड, चाहे वो व्हीटस्टोन का हो या किरचॉफ्स लॉ का हो, वो हम जब ये चैप्टर एंड होगा तो उस समय हम आपको भेज देंगे, या 1-2 लेक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि सवाल आपको हम कुछ 8-10 सर्किट से रिलेटेड भेज दें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो और आप उसको ईजिली समझ सके, बोर्ड की आपकी तैयारी कम से कम ईजिली हो सके। तो आप इसको अच्छे से समझिए और कैसे हमने कहाँ पे क्या सॉल्व किया देखिए। कहीं प्रॉब्लम हो फिर आप पूछना। हम आपको अब यहाँ के बाद से एक टेस्ट के लिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए सवाल देते हैं, इसको आप नोट कर लो। इस टेस्ट का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, 5 इक्वल रेसिस्टेंस ईच ऑफ रेसिस्टेंस 2R, 5 इक्वल रेसिस्टेंस है 2R 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 और 2R आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बना हुआ है। अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, बैटरी लगा हुआ है, कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में। द करेंट फ्लोइंग इन AFCEB, AFCEB, ये जो लूप आपको दिख रहा है ये AFCEB, ये वाला लूप, इस लूप में आपको करंट का वैल्यू बताना है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, V/R, V/2R, V/4R या नन ऑफ दीज। डिटेल में सॉल्व करके भेजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शन बताकर छोड़ दीजिएगा, नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया अच्छे से डिटेल में सॉल्व करके भेजिएगा। जिसका आंसर एक्यूरेट होगा, जितने लोगों का एक्यूरेट होगा उसका नाम हम नेक्स्ट टेस्ट में अनाउंस करेंगे। अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व करके सेंड करिए। देखिए अब आपके सामने में जो क्वेश्चन है वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में है, जो देखने में तो लगेगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन वो रियली में रहेगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम आपको इस सवाल के ज़रिए, अगर हम आपको ये सवाल सिखा देते हैं तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके लिए खुद ब खुद क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, आप उसको पूरी तरह सॉल्व करना। देखो ये एक सर्किट हमें दिया गया और क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और उसके अलावा बैटरी कितना करंट भेजेगा वो भी, यानी कि आई का वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना है, या कह सकता है कि हर ब्रांच में करंट चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में बोला है। तो यहाँ सबसे मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वो आएगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। मेथड बहुत सारे हैं, हम आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताएंगे, वो मेथड जो आप हर क्वेश्चन में इस तरह के अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से हर इस टाइप के क्वेश्चन का वो एक ट्रिक की तरह काम करेगा आपके लिए। सबसे पहले जितना स्टेप हम आपको इस तरह के सवाल में बताते जाएंगे, उन स्टेप को आप अच्छे से सीखते जाइएगा। अगर वो स्टेप आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसीलिए इसके ऊपर 3 स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि ऐसा सवाल कंपटीशन में आपके बोर्ड में आता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू लिया है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो अगर हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने मिले, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप फ़ौरन इस तरह के सवाल में इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस अपने मन से कुछ मान लेना। सबसे पहला स्टेप है, पहले ही हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मान लेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, सपोज क्या कर लेते हैं, इफेक्टिव, जैसा हम लोग इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन में कहते थे, सपोज इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ कैपिटल R। पहले ही हमने इसका रेसिस्टेंस मान लिया, यानी ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट का पहले ही रेसिस्टेंस हमने मान लिया। कितना हो गया भाई, तो R, ओके R है।
और नीचे में एक बैटरी लगा हुआ है। चलो बैटरी का ईएमएफ का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन हम ईएमएफ का वैल्यू लिखेंगे नहीं, हम वी लिख देते हैं। वी लिख दे, बाद में इसका 10 वोल्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, अभी वी लिख देते हैं। और मान लेते हैं इसने करंट दिया आई, अब वही करंट आर से होता हुआ वापस आ जाएगा। और किसके इसके बीच में माना है, ए और बी के बीच में। थोड़ा सा आप यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाओ, देन किरचॉफ्स क्या, अगर आप ओम्स लॉ भी लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, वी ए माइनस वी बी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, विल मस्ट बी इक्वल्स टू आई आर। और ये आर क्या है हमारा, ये आर क्या है, तो वो आर है इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और वही तो हमें कैलकुलेट करना है। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या है हमारा, आई आर है। और अगर हम यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर लें तो हम आई आर ईजिली कैलकुलेट, वी ए माइनस आई आर, अगर हम वी ए माइनस वी बी का और कुछ इक्वेशन ले आएँ और इसको यहाँ इक्वेट कर दें तो हम आसानी से आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाद में इसको हम यूज़ कर लिया करेंगे जब सिचुएशन आएगा। यानी पहला स्टेप क्या है, पहले ही उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मान लेना है, और उसके बाद ओम्स लॉ यूज़ करके वी ए माइनस वी बराबर आई आर, जो कि आर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो देखो, मान लो हमने यहाँ से करंट लिया आई, अब ये आई करंट जो ए पे पहुँचा, जाने के लिए इसके पास में दो रास्ते हैं, सी की ओर और डी की ओर। तो मान लेते हैं इधर हमारा करंट गया है I1, ठीक है, और इधर हमारा करंट गया है I माइनस I1। फिर से समझना, 10 ओम की तरफ I1 मान लिए और आ रहा था करंट कितना I के लिए दो रास्ते थे, तो इधर गया I1 तो इधर बचा हुआ करंट I माइनस I1। अब जब ये I C पर पहुँचेगा, जब ये करंट I1 C पर पहुँचेगा, जाने के लिए फिर से दो रास्ता है। तो अब समझना थोड़ा यहाँ पे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो 5 ओम में कितना करंट जा रहा है I माइनस I1, तो इधर भी 5 ओम है ना, 5 ओम है ना, तो इस 5 ओम से भी करंट निकालो बी की तरफ I माइनस I1, बिना कुछ सोचे समझे फिलहाल सिमेट्रिकल बना देना। जितना 5 ओम में इधर करंट उतना ही 5 ओम में इधर, और जितना 10 ओम में इधर करंट माने हो ना, उतना ही 10 ओम में इधर करंट, दैट इज I1। अब कौन सा रास्ता रह गया, सी डी में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 10/5 2, लेकिन 5/10 1/2 बराबर आया, नहीं आया, नहीं बराबर आया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो डायगोनल में भी करंट जाएगा। यानी आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर सीरीज में नीचे सीरीज में, नहीं। पुराना भी तक लोग जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो बैलेंस के लिए था, जब इसमें करंट नहीं जा रहा था। ऊपर से देखने में हड़बड़ी से देखिएगा, अगर आप इसको बैलेंस बना के समझ के हड़बड़ी में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड का अलग तरीका है। चलिए, तो इधर भी करंट तो जाएगा, अब कितना करंट जाएगा वो हमें निकालना है। चलिए, हमने मान लिया कुछ करंट x गया। अगर इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, कितना करंट C से D जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू C to D, आप अप्लाई कीजिए जा जंक्शन लॉ, अप्लाई जंक्शन लॉ एट पॉइंट C। आप C पे खड़े हो जाइए और देखिए जंक्शन लॉ क्या कहता था, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, है ना। तो इनकमिंग कौन कौन है, C पे आने वाला कौन है, तो I1, इनकमिंग है I1 और बराबर होता है आउटगोइंग के। तो आउटगोइंग x भी है, आउटगोइंग I माइनस I1 भी है, आउटगोइंग x भी है प्लस I माइनस I1 भी है। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा यानी कि 2I1 और वो हो जाएगा माइनस का I, यानी इधर कितना करंट जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 2I1 माइनस I। चलिए, तो हमने पांचों ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेकंड स्टेप क्लियर है। देखिए, हमने आपको दो स्टेप बताया, पहला स्टेप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिएगा, उसके हिसाब से ओम्स लॉ लिख लीजिएगा। सेकंड स्टेप में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका ट्रिक है। कैसे करना है भाई, तो जैसे यहाँ से I लाए, यहाँ तक तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना इस 10 ओम में भेजोगे उतना ही इधर के 10 ओम में। अगर मान लो 10 ओम के बजाय यहाँ 2R होता तो 2R इधर भी होता, यहाँ R होता, अगर ये R तो ये 2R, 5 दूना 10, और ये 2R तो वो R, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है तो इधर भी करंट जाएगा। वो करंट कैसे निकलेगा, तो वहाँ पे हम जंक्शन रूल लगाएंगे, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो वो मिल जाएगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर सवाल में ऐसा ही करना है, इस तरह के क्वेश्चन में।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसके आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। जल्दी से इसको आप नोट कर लो। देखिए, आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर इसको जो भी करना था आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। देखिए कैसे यूज़ कीजिएगा, क्लोज लूप वाला किरचॉफ्स लॉ नहीं, बस समझना। देखो हमें VA माइनस VB जाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में VA माइनस VB है। तो हम एक काम करते हैं, A से चलते हैं B, ठीक है, समझिएगा। देखिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इन फर्स्ट केस, पहले केस में हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं। VA से हम जाएंगे VC, समझना अच्छे से। पहले हम A से कहाँ जाएंगे, देखो एक फर्स्ट केस होगा और एक सेकंड केस होगा। पहले केस में हम A से C गए, A से C ओम्स लॉ लगाइए, 10 इंटू I1 होगा कि नहीं होगा, 10 इंटू I1, क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में है, प्लस में होगा। अब आप C से जाइए B, कितना होगा बोलिए, C से जब B जाइएगा फिर से करंट के डायरेक्शन में है, तो 5 इंटू I माइनस I1। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो VA माइनस VB क्या आता है, जरा यहाँ से देखिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। 5I है प्लस का I1 में, देखो 10 I1 में से 5 I1 चला गया, तो प्लस का 5 I1 बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले केस में हम A से B तक गए, किस रास्ते से, A से C गए, C से B। एक रास्ता और पॉसिबल है, A से C जाइए, C से D जाइए, तब D से B जाइए। तो सेकंड केस में हम वैसे ही जाएंगे, तो 2 इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन सॉल्व होगा। चलिए इन सेकंड केस हम बिल्कुल स्टेप वाइज आपको बता रहे कैसे कैसे आपको काम करना है। सेकंड केस में कैसे कैसे जाना है, तो देखिए पहले A से जाइए C, सेम आंसर आएगा 10I1, ठीक है। लेकिन अब जाइए C से D, C से कहाँ जाइए D, तो रेसिस्टेंस 5 ओम, और करंट कितना है 2I1 माइनस I। अब तो प्लस माइनस आपको समझ में आता होगा, करंट के सेंस में है, तो प्लस 2I1 माइनस I। और अब चले जाइए D से कहाँ B, कितना आएगा बोलिए, D से जब B जाइएगा तो 10 इंटू I1। तो एक और आंसर आएगा VA माइनस VB का। C से अच्छा D से D कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो VA माइनस VB का वैल्यू कितना आएगा, 10 10 20 10 30 30 I1 माइनस का 5 I, दैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हम जब कभी भी आगे प्रोसीड करेंगे तो याद रखिएगा यही 2 केस लेंगे। पहले केस में A से C जाएंगे, C से B, तो एक इक्वेशन बनेगा VA माइनस VB का। दूसरे केस में A से C, C से D या D से B, तो फिर एक इक्वेशन बनेगा VA माइनस VB का। अब इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया है VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 5I वाला टर्म पहले रखते हैं, अब प्लस 5I1, ठीक है। यहाँ क्या आया है VA माइनस VB का वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए क्या आया है, VA माइनस VB आया है 30, I1 है तो I1 वाले को बाद में रखेंगे, पहले I को रखते हैं, माइनस का 5I, अब प्लस का 30I1। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से I वाले टर्म को छोड़ते हैं। I1 को अगर कैंसिल करना हो तो एक काम करो, ऊपर वाले इक्वेशन में ना 6 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे वाले का साइन चेंज करो, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 30I1 प्लस का और माइनस का 30I1 कैंसिल, 10th क्लास का लॉजिक है। देखिए कितना हो गया, 6 VA माइनस VB में से एक VA माइनस VB जाएगा, तो 5 VA माइनस VB बचेगा। और यहाँ क्या हो गया 30I और 5I कितना हो गया 35I। तो यहाँ से देखिए तो ज़रा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू आया 35/5, यानी कितना हो गया 7I। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4th। ये हमारा क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4th, ठीक है।
इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 आई वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था, इक्वेशन नंबर हमारा जो फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई आर। अब अगर आप याद करिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई आर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फोर्थ को अगर आप कंपेयर कीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, तो बताइए तो क्या मिलेगा। दोनों का लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो हम कह सकते हैं 7i बराबर आई आर, आई से आई कैंसिल, तो आपका आर इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 7 ओम। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यही तो हमने माना था, हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माना था कि आर इज द इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इन स्टेप से जाते हुए हमने वी ए माइनस वी बी का वैल्यू 7i कैलकुलेट किया। जब उसको मैंने 1 से इक्वेट किया तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7 ओम। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको करंट भी निकालना था बैटरी से, तो करंट निकालना बिल्कुल बच्चों वाला काम है। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। देखो हम करंट निकाल के दिखा देते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो V है 10 है ना, और R आ चुका है 7, यानी 10/7 एम्पियर। तो करंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस समझाने का मकसद ये था कि इस तरह के सवाल में आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। मेन इसमें होता है मेन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पहले ही उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेंगे, उसके बाद स्टेप क्या है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर दो केस में वी ए माइनस वी बी निकालेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से उसको इक्वेट करेंगे, फाइनली आंसर आएगा। आंसर को मैच करा लेते हैं। आपका जो आंसर है बुक में वो भी 7 ओम ही है। ये क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी एस सी वर्मा की बुक से लिया गया था। एस सी वर्मा के में ये सवाल है, हम यहाँ पर कोट कर देते हैं, एस सी वर्मा में ये सवाल। तो चलिए लॉजिक यहाँ पे ये है कि किसी भी तरह का सवाल आप डील कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो, चाहे वो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो। अगर लेक्चर लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसको आप 2-3 पार्ट में तोड़ के देखिए। एक ही बार लगातार देखिएगा तो दिमाग से बात निकल जाती है, ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके भेजिए। उसके बाद हम लोग अगले दिन सेल्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें 1-2 लेक्चर लगेगा। तो फाइनली अब हम लोग कंक्लूज़न की ओर है, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, इसे आप नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।